तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 48 मेरी राहें तेरे तक है भाई मदिहा शाह पाकिस्तान। ये जान का बच्चा यूनी क्यों नहीं आया। प्रीति सोच कर परेशान हो चुकी थी। वो उस दिन के बाद से यूनी ही नहीं आया था जिस दिन प्रीति ने उसके हाथ पर चाकू मारा था। 4 दिन हो गए थे। क्या कॉल करूँ। वो उलझी सी रूम से निकलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। कहाँ की तैयारी है। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची थी कि हुमा को तैयार हुए देख वो आंखों से देखते पूछ गई। हुमा अपनी अम्मा अब्बा से मिलने जा रही है। सोनिया अपनी बेटी को एक नज़र देख बताते साथ ही काटी हुई सब्जी उठाते किचन में गई। मैं भी आपके साथ चलूँ। वो एकदम खुश होते चहकते पूछ गई। तुम्हें क्यों जाना है। हुमा जो अपने ध्यान में लगी हुई थी जल्दबाजी के चक्कर में जुबान से फिसला। मेरा मतलब था। जैसे ही हुमा ने देखा रेहाना बेगम समेत बाकी औरतों ने भी उसको ही देख रही थी। हाँ चलो अगर चाची इजाज़त देती हैं तो। हुमा ने गड़बड़ाते हड़बड़ाते हर बात में कहा। चली जाओ। रेहाना बेगम ने गौर से हुमा को देखते प्यार से प्रीति को इजाज़त दी। मैं बस अभी आती हूँ। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी थी। अच्छा किया तुम जो साथ आ गई। आयशा हुमा के साथ प्रीति को देख बहुत खुश हुई थी जबकि उसको लेते ऊपर अपने रूम में घुसी। वैसे आज तुम्हारा दिल कैसे किया आने को। आयशा के लिए गिलास में जूस डालते साथ ही पूछ गई। क्यों मेरा दिल नहीं कर सकता ताया अब्बू के घर आने को। वो भी प्रीति थी। इतनी सीधे मुँह जवाब कहाँ देती थी। मैंने तो ऐसे ही पूछा था तू कब ही आती है हमारे घर। वो समझ गई थी कि प्रीति को उसका ऐसे पूछना बुरा लगा था। चल भाई चलते हैं। यहाँ रूम में क्या रखा है। प्रीति यहाँ ध्यान के लिए आई थी इसलिए जूस का गिलास पकड़ी वो आयशा का हाथ पकड़ते रूम से निकली। प्रीति बेटा तुम्हारा बुखार उतर गया। अभी वो नीचे आई थी कि ताया अब्बू को बाहर से आते देख वो फ़ौरन से उनके गले लगी। ये ताया अब्बू उतर गया है। वो मुस्कुराते जवाब देते साथ ही एक सोफे पर विराजमान। प्रीति का बुखार उतरना ही था कि आखिर उसने अपना बुखार उतार ध्यान को दे दिया है। आयशा शरारत से बोलते बिना वजह ही ध्यान को दरमियान में खींच गई। ध्यान को बुखार वो चुंकी थी जबकि तेजी से पूछा। अगले ही लम्हे अपनी तेजी से जुबान दांतते दिखाई। तू पागल है प्रीति। मामा ठीक कहती है मेरे जैसे बेवकूफ़ लड़की को घर के एक कमरे में बंद रखना चाहिए। वो खुद को कोसी दिल में खुद से बढ़ाई। हाँ 4 दिन से उसको बुखार ने पकड़ रखा है। आज थोड़ा सा ठीक हुआ तो बाहर निकल गया। ताई अम्मी ने आयशा को आंखें निकालते ससी सी मुस्कुराहट के साथ बताया। रात खाना तुम लोग आज यहाँ खा कर जाना। रात का खाना। भाभी जो खामोशी से सब्जी काट रही थी हुमा और प्रीति को देख खुशी से कहते उठी थी। नहीं भाभी हमें भी थोड़ी देर तक निकलना होगा। जहाँ का मैसेज आया है वो हमें ऑफिस से वापसी पर पिक करने वाले हैं। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। प्रीति जो हैंड बैग आयशा के रूम में छोड़ आई थी हुमा की बात में उठते सीढ़ियों की तरफ भागी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो खुद से घबराते साथ ही आयशा के रूम में दाखिल हुई। चलो ये तो पता चला कि वो यूनी क्यों नहीं आ रहा। वो बैग लेते वापस मुड़ी थी। ऐसी कर प्रीति उसके लिए एक अदर लेटर छोड़ कर जा। वो जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कदम रोकते अब रुक बयान के कमरे की तरफ मखबूज कर गई। अल्लाह तौबा। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला हर चीज़ बिखरी देख लब्बों से खुद व खुद अदा हुआ। कितना गंदा बच्चा है। वो रूम की हालत देख मुंह बिसोड़ते उसके स्टडी टेबल पर झुके नोटबुक खोल पेन पकड़े तेजी से लिखना शुरू हुई। मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। वो सोचते सोचते लफ्ज़ों को पेपर पर उतार रही थी। नहीं ऐसे थोड़ी। जैसे ही लिखा हुआ अजीब लगा वो पेपर फाड़ पास पड़ी डस्टबिन में फेंक गई। उफ परी से अगर ऐसे ही उसको बताना था तो घर से लेटर लिख आती। आज के जदीद दौर में तू उसको लेटर में बताएगी। उसको खुद पर हैरान बहुत गुस्सा आया था जबकि एक और लिखा हुआ पेपर वो फाड़ फेंक गई। अभी वो वैसे ही खड़ी सोच रही थी कि जाने से गला खंखारने के बाद सुन वो डरते पलटी। ध्यान वो उसको अपने सामने देख साथ जबान से फिसला गए। तुम कब आई। वो उसके हाथ में अपना पेन पकड़े देख साथ ही सरसी पर नोटबुक देख गया। मैं बस जा रही थी। वो हल्काते तेजी से बोलते बैग कंधे पर डाले बोली। अरे मेरा पेन। वो उसको ऐसे जाते देख आस्था से बोल रहा है। वो यहाँ के खड़ी थी। वो उसके जाते ही अपना नोटबुक उठाते वक्त पलट ले गया जिसको वो डस्टबिन में पेपर पकड़े पड़े देख फ़ौरन से झुकते उठा था। जैसे मुकाबले में पड़ा उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। इसका मतलब वो जहाँ को जैसे यकीन नहीं आता। वो हैरान होता वैसे ही रूम से निकल सीढ़ियों की तरफ लपका ताकि एक बार प्रीति को देख सके लेकिन वो उसके आने से पहले ही हुमा के साथ घर से निकल चुकी थी। लंदन। मेराज तो कहाँ खोया हुआ है। वलीद जो कब से उसको काम करते साथ ही नज़रों में रखे बताया फाइल बंद करते अब पूरी तरह उसकी तरफ मतबूल हुआ। मेराज लंदन। मेराज तू कहाँ खोया हुआ है। वलीद जो कब से उसको काम करते साथ नज़रों में रखे हुए था फाइल बंद करते अब पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। मेराज जो अभी तक उन तस्वीरों के बारे में सोच रहा था उसके अचानक से पूछने पर माथे पर उंगली चलाते लैपटॉप को ओपन कर गया। कुछ नहीं यार मैं चाहता हूँ ये अदालत वाला काम पूरा हो और मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊँ। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए साथ ही हाथ की उंगली लैपटॉप के टच पर हिला गया यूँ कि वो तेज़ी से कुछ फाइल्स ओपन करते देखना स्टार्ट हुआ था। ये बात है। इतनी फिक्र न कर। रूही ने जब अदालत में बयान दिया तो ऐसा ही होगा। वैसे भी इस केस में बाकी बच्चों से बहुत कुछ अलग है। वलीद बुजुर्ग उसको देखते बहुत आराम से गोया। बड़ा केस मुख्तलिफ है मगर सच यही है कि अब मादी के को हमारे आज में कोई जगह नहीं है कि अब मादी की हमारे आज में कोई जगह नहीं है। मेरा चंद मजीद फाइल्स ओपन करते साथ ही चुटकी से निगाह वलीद पर डाल गया। तभी मुकाबले के फ़ोन पर मैसेज की वेट होती। वो नज़रों को फ़ोन की स्क्रीन पर दौड़ा गया। वही तस्वीरें आपकी किसी ने उसको व्हाट्सएप की थी। वो ठटका था जबकि वलीद को सामने देख हैरानगी कुछ पाया चूँकि कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल उसके सामने आया नहीं करना चाहता था। चल फिर मैं ज़रा हमारी आज वाली मीटिंग के पेपर्स पर एक नज़र डालूँ। वलीद घड़ी पर टाइम देख उठा तो मेहराज ने सर हिलाते जैसे हमें भरी। अभी वलीद रूम से निकला ही था कि मुकाबल का
फ़ोन बजा। जिस नंबर से कुछ देर पहले तस्वीरें आई थी उसी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आना शुरू हुई थी। मिराज ने बिना टाइम ज़ाया किए कॉल पिक की थी। उम्मीद करता हूँ मेरा ये पहला सरप्राइज़ लाजवाब लगा होगा। मिराज जो खामोश था फ़ोन के पार से आवाज़ सुन अंदाज़ा लगाना चाहा कि ये कौन हो सकता है। मिराज यार तुम कुछ बोलोगे नहीं? फ़ोन के दूसरे पार मौजूद आसिफ हैरान हुआ था। वो पूरी तरह खामोश था। उसको लगा था कि वो कुछ तो बोलेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम जो भी हो अपना पता खुद ही बता दो तो अच्छा है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो फिर कभी यहाँ कॉल मत करना। वो अपनी चेयर से उठते आपके बाल ब्याज से बाहर नीले बादलों से बड़े आसमान को दे गया। मैंने कॉल की है तो जाहिर बात है अपना पता बताने और ये तस्वीरें क्यों भेजी हैं अया करने के लिए ही किया है। मुझ ना चीज़ को आसिफ कहते हैं। अब मैं तुम्हारी बीवी को कैसे जानता हूँ ये भी सुन लो। मैं इबादत के साथ उसकी यूनियन में पढ़ता था। इबादत मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वो बोलते आपके कहते साथ ही हल्का सा हंसा था। मिराज के माथे पर बल पड़े थे। जैसे उसको ये सुनकर बदन में आग लगी थी। वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बीवी का कोई पुराना आशिक ऐसे उसके सामने आए और अपना पता बताए। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी ये बकवास सुन मैं गुस्से में आ जाऊंगा? मिराज को उसका ऐसे हंसना जहर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी ऐसे किसी के सामने अपनी कोई कमजोरी या घर की इज्जत उछालना नहीं चाहता था। जबकि आसिफ को लगा था जैसे वो अपना खेला हुआ खेल हार जाएगा। उसको मिराज की बात हर तरह से खामोश करवा गई थी। मिस्टर मिराज याद मैं समझ सकता हूँ अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो अपनी बीवी से खुद पूछ लें या ऐसे करें कि उसके सामने सिर्फ मेरा नाम ही लें। आपको सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा। तभी मिराज ने गुस्से से फ़ोन बंद किया था। वो मजीद उसकी कोई भी बकवास नहीं सुन सकता था। आसिफ महराज का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो खुद से बर्बाद तेजी से कील उठा के कैबिन से निकला था। जारी है।